प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कह रहे हैं, आइए सीधे उसका रुख करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2019 की विदाई की पल हमारे सामने है। 3 दिन के भीतर भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है, तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है, उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और विशेषकर के मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्था को पसंद करते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वे सिस्टम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और कभी कहीं सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड न करे तो वे बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में ही कोई घुस जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवा ही होते हैं। और हमने तो देखा है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नौजवान तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल भी हो जाता है और जो गलती करता है वो महसूस करता है कि क्या हो गया। तो एक नए प्रकार की व्यवस्था, नए प्रकार का युग, नए प्रकार की सोच, इसको हमारी युवा पीढ़ी परिलक्षित करती है। आज भारत को इस पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। इन्हीं युवाओं को देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स। उन्होंने कहा था, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, इस आधुनिक जनरेशन में है, मॉडर्न जनरेशन में है। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था, इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे। युवाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है और न ही इसका वर्णन किया जा सकता है। यह जीवन का सबसे मूल्यवान कालखंड होता है। आपका भविष्य और आपका जीवन इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी युवावस्था का उपयोग किस प्रकार करते हैं। विवेकानंद जी के अनुसार युवा वह है जो एनर्जी और डायनेमिज्म से भरा है और बदलाव की ताकत रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में यह दशक, यह डेकेड न केवल युवाओं के विकास का होगा बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा। और भारत आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, ये मैं साफ अनुभव करता हूं। आने वाली 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर जब देश युवा दिवस मना रहा होगा, तब प्रत्येक युवा
इस दशक में अपने इस दायित्व पर जरूर चिंतन भी करें और इस दशक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी लें। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से कई लोगों को कन्याकुमारी में जिस रॉक पर स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्ध्यान किया था, वहां पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पिछले 5 दशकों में यह स्थान भारत का गौरव रहा है। कन्याकुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। राष्ट्रभक्ति से भरे हुए आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। स्वामी जी के स्मारक ने हर पंथ, हर आयु के वर्ग के लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया है। दरिद्र नारायण की सेवा, इस मंत्र को जीने का रास्ता दिखाया है। जो भी वहां गया उसके अंदर शक्ति का संचार हो, सकारात्मकता का भाव जगे, देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो, यह बहुत स्वाभाविक है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी भी पिछले दिनों इस 50 वर्ष निमित्त रॉक मेमोरियल का दौरा करके आए हैं और मुझे खुशी है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी भी गुजरात के कच्छ के रण में, जहां एक बहुत ही उत्तम रणोत्सव होता है, उसके उद्घाटन के लिए गए थे। जब हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी भी भारत में ही ऐसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, देशवासियों को उससे जरूर प्रेरणा मिलती है। आप भी जरूर जाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, हम अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद अलुमनी मीट एक बहुत ही सुहाना अवसर होता है। और अलुमनी मीट, ये सब नौजवान मिलकर के पुरानी यादों में खो जाते हैं। जिनकी 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी अलुमनी मीट विशेष आकर्षण का कारण बन जाती है। उस पर ध्यान जाता है और देशवासियों का भी ध्यान उस तरफ जाना बहुत जरूरी होता है। अलुमनी मीट दरअसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना, यादों को ताजा करना, इसका अपना एक अलग ही आनंद है। और जब इसके साथ शेयर्ड पर्पज हो, कोई संकल्प हो, कोई भावात्मक लगाव जुड़ जाए, फिर तो उसमें कई रंग भर जाते हैं। आपने देखा होगा कि अलुमनी ग्रुप कभी कभी अपने स्कूलों के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं। कोई कंप्यूटराइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी कर देते हैं, कोई अच्छी लाइब्रेरी बना देते हैं, कोई अच्छी पानी की सुविधाएं खड़ी कर देते हैं, कुछ लोग नए कमरे बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं, कुछ न कुछ कर लेते हैं। उनको आनंद आता है कि जिस जगह पे अपनी जिंदगी बनी, उसके लिए जीवन में कुछ करना, ये हर किसी के मन में रहता है और रहना भी चाहिए। और इसके लिए लोग आगे भी आते हैं। लेकिन मैं आज किसी एक विशेष अवसर को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मीडिया में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैरवगंज हेल्थ सेंटर की कहानी जब मैंने सुनी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बताए बिना रह नहीं सकता हूं। इस भैरवगंज हेल्थ सेंटर के यानी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में हेल्थ चेकअप करवाने के लिए आसपास के गांवों के हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। अब ये कोई बात सुनकर के आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको लगता है इसमें क्या नई बात है, हाँ आए होंगे लोग। जी नहीं, बहुत कुछ नया है। ये कार्यक्रम सरकार का नहीं था, न ही सरकार का इनिशिएटिव था। ये वहां की KR हाई स्कूल, उसके जो पूर्व छात्र थे, उनकी जो अलुमनी मीट थी, उसके तहत उठाया गया कदम था और इसका नाम दिया था संकल्प 95। संकल्प 95 का अर्थ है उस हाई स्कूल के 1995 बैच के विद्यार्थियों का संकल्प। दरअसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलुमनी मीट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा। इसमें पूर्व छात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उन्होंने जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का। संकल्प 95 की इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी जुड़ गए। उसके बाद तो जैसे जन स्वास्थ्य को लेकर
एक पूरा अभियान ही चल पड़ा। निःशुल्क जांच हो, मुफ्त में दवाएं देना हो या फिर जागरूकता फैलाने का संकल्प 95 हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब देश का हर नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है तो ये देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। ऐसी बातें जब समाज में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती हैं तो हर किसी को आनंद आता है, संतोष मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के समूह ने स्वास्थ्य सेवा का बीड़ा उठाया, वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर की कुछ महिलाओं ने अपनी जीवटता से पूरे इलाके को प्रेरणा दी है। इन महिलाओं ने साबित किया है कि अगर एकजुटता के साथ कोई संकल्प ले तो फिर परिस्थितियों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय पहले तक फूलपुर की ये महिलाएं आर्थिक तंगी और गरीबी से परेशान थी, लेकिन इनमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इन महिलाओं ने कादीपुर के स्वयं सहायता समूह वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके साथ जुड़कर चप्पल बनाने का हुनर सीखा। इससे इन्होंने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के कांटे को निकाल फेंका, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई। ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से अब तो यहाँ चप्पल बनाने का प्लांट भी स्थापित हो गया है, जहाँ आधुनिक मशीनों से चप्पलें बनाई जा रही हैं। मैं विशेष रूप से स्थानीय पुलिस और उनके परिवारों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चप्पलों को खरीदकर इनको प्रोत्साहित किया है। आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हालत मजबूत हुए हैं, बल्कि जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। जब फूलपुर के पुलिस के जवानों की या उनके परिवारजनों की बात सुनता हूं तो आपको याद होगा, मैंने लाल किले से 15 अगस्त को देशवासियों को एक बात के लिए आग्रह किया था और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आग्रह रखें। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो, गरीब से गरीब के जीवन में समृद्धि लाता हो। 100 साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। इसका एक लक्ष्य था भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। 2022 में हम हमारी आजादी के 75 साल पूरे करेंगे। जिस आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, उस भारत को आजाद कराने के लिए लक्षावधि सपूतों ने, बेटे बेटियों ने अनेक यातनाएं सही है, अनेकों ने प्राण की आहुति दी है। लक्षावधि लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण जो आजादी मिली, जिस आजादी का आज हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं, आजाद जिंदगी हम जी रहे हैं और देश के लिए बन मिटने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले नामी अनामी अनगिनत लोग, शायद मुश्किल से हम बहुत कभी लोगों के नाम जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को लेकर के, आजाद भारत के सपनों को लेकर के, समृद्ध, सुखी, संपन्न आजाद भारत के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, कम से कम ये 2-3 साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रही बने, भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना,
हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं, सिर्फ 2022 तक, आजादी के 75 साल हो तब तक। और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए। स्थान स्थान पर नौजवान आगे आए, छोटे छोटे संगठन बनाएं, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें। स्वदेशी चीजों को प्राथमिकता देने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर रहे हैं। तुरंत लौट रहे हैं, आप लगातार रहिए न्यूज नेशन के साथ।